हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एथिक्स और इंडियन ज्योग्राफी पूरा करवा दूंगा, और ये मैंने अपना वादा पूरा किया है। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप सिर्फ रेगुलर रहना, बाकी कराने वाला काम पूरा मेरा है। मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि किसी भी बुक में आपको इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाया गया होगा। और एंशिएंट और मिडिएवल तो आप मेरे पर छोड़ दीजिए, टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो लाइक कीजिए, हिट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सभी बच्चों तक ये लेक्चर पहुंच जाना चाहिए। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे विद्यार्थी तक भी इस लेक्चर को पहुंचाएं जो कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने में असमर्थ है या फिर उसको सोर्स का मालूम नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक टीम है अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाती है। ठीक है, चंचल कुमार शर्मा सर, मधुकर कोटवे सर, मेरे को तो आप जानते ही हो, और ये हैं क्या नाम से अपने सुनील सर और संतोष शर्मा सर। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि अब मैं 25 साल के पेपर हैं वो मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर के, यानी कि आईएएस में जो पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको मैं करवाने वाला हूं 9 बजे। ठीक है, तो मैं जो 25 साल के पेपर हैं जो आईएएस में आए हुए हैं वो मैं आपको पूरे के पूरे करवाने वाला हूं। ठीक है, तो अपना 9 बजे का जो सेशन होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, उसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसमें मैं आपको साथ साथ में बताता भी चलूंगा, क्लियर भी करूंगा उस चीज के, उस पूरे मेथड के बारे में कि क्या चीजें चल रही थी उसके पीछे। क्योंकि कहीं ना कहीं रिपीट होके क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन तो वही रहता है, कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं बार बार, मतलब क्वेश्चन चेंज होके कंसेप्ट कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके लिए ये चाहता हूं कि आप तैयारी करने के लिए कम से कम आप यूपीएससी में जो आए हुए प्रश्न हैं वो आप पूरा अच्छे से कर लो। इसीलिए 9 बजे का सेशन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप बढ़िया देखिए। सभी लोगों को नमस्कार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं कि 9 बजे पढ़ाते हैं आपके सुनील सर, 2 बजे पढ़ाते हैं, 1 बजे और 3 बजे चंचल कुमार शर्मा सर, 7 बजे मैं आपको पढ़ाता हूं, 9 बजे आपको पढ़ाता हूं। 7 बजे जो मैं पढ़ाता हूं, अब मैं एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं, और 9 बजे मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको करवाने वाला हूं। इसके साथ साथ मधुकर कोटवे सर आपको 4 बजे पढ़ाते हैं, और 8 बजे पढ़ाते हैं, 10 बजे और 12 बजे। सबसे तो पहले दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, सभी को नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, आपकी बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि हिस्ट्री का स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। चंचल कुमार शर्मा सर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और आपको आधुनिक भारत का इतिहास है वो पढ़ाएंगे। मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये 3 चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आपकी तैयारी औसम होने वाली है। मुझे ये नहीं चाहिए कि सर यहाँ कमी आ गई इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्लस कोर्स में पूरी की पूरी एक टीम है जो अपने फील्ड में मास्टरी की हुई है, तो इनके खुद के एक प्लस कोर्स हैं, तो आप प्लस कोर्स के माध्यम से इनके कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, कहीं और आपको नहीं मिलने वाले। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यहां पर बच्चों के हिसाब से कोर्स को डिजाइन किया गया है। जैसे यहां पर आपको 1 महीने का भी कोर्स मिल जाएगा, 3 महीने का भी कोर्स मिल जाएगा, 6 महीने का भी, 1 साल का भी और 2 साल का भी आपको कोर्स मिल जाएगा। तो 1 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं जिन्हें कुछ छूटा हुआ पार्ट है वो करना है। 3 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी कर सकते हैं जिन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट करना है। 6 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी कर सकते हैं जिन्हें आपातकालीन स्थिति में पेपर देना है। देखो, आपातकालीन कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं आपसे बताने वाला हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक क्लियर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में रुकावटें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। 1 साल का भी है, 2 साल का भी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो मैं आपसे कहूंगा कि 2 साल का कोर्स आप लो। 2 साल का क्यों कोर्स लो? क्योंकि 1.5 साल तो खुद यूपीएससी खुद लेती है। तो 1 साल आप अच्छे से तैयारी, सिलेबस पूरा करो, क्योंकि एक पहला जो पोर्शन होता है वो सिलेबस पूरा करने का पोर्शन होता है। तो पहला पोर्शन आप सिलेबस पूरा करो, उसके बाद अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। इसके साथ साथ ही जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ सर,
हाँ मैं तो कैमरे के सामने हूं। एक मिनट, तो फिर से OBS से स्टार्ट करता हूं फिर से मैं। अरे शिट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। अब मुझे बताओ, अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है क्या? सभी लोगों को नमस्कार। अब मुझे बताओ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सभी लोगों को दिख रहा है ना? सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इतना टेंशन मत लिया करो। ठीक है ना, लेक्चर अपना जो लेक्चर है वो तो होगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ की जो BS लाइव आप इसकी जो फीस है वो 35,000 रुपए फीस है, लेकिन 35,000 रुपए जो फीस है वो अभी के लिए है। 1 अक्टूबर से आपकी जो फीस है वो बढ़ जाएगी, लेकिन 35,000 में अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद जो आपकी फीस होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, 31,500 आपकी फीस हो जाएगी। और इसके साथ साथ 2 साल की फीस की हम लोग बात करते हैं, तो 2 साल की जो फीस है आपकी वो 56,000 रुपए है। लेकिन फिर से BS, देखो इस कोड को आप कभी भी भूलना मत, BS लाइव। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, भूपेंद्र सिंह दिनकर। तो इस कोड को आप जब भी यूज करोगे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये फीस भी अब बढ़ने वाली है 1 अक्टूबर के बाद, तो आप सब्सक्रिप्शन लो तो अभी ले लो, वरना फीस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप BS लाइव कोड को आप यूज कर लोगे, BS लाइव, तो आपका 50,400 का फीस पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ विशेषताओं की बात करता हूं, तो विशेषता यहां पर 30 घंटे की लाइव क्लासेस होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है। 70 टॉप एजुकेटर आपको यहां पर पढ़ाते हैं, और हर महीने यहां पर नया कोर्स है वो लॉन्च होता है। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे आप ऐप पे जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या है, क्लिक करना है। इसके बाद ऐसी विंडो आप पे दिखाई देगी, उसमें आपको 1 महीने के हिसाब से, 3 महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से, 1 साल के हिसाब से, 2 साल के हिसाब से आपको फिर क्लिक करना है कौन सा कोर्स आपको लेना है। ठीक है, कौन सा कोर्स आपको लेना है। आगे फिर एक विंडो ऐसी खुलेगी आपकी, ठीक है, उसमें आप BS लाइव कोड को आप डाल दोगे तो आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी। कितना फीस हो जाएगी? 31,500 आपकी फीस हो जाएगी। आगे हमारा जो पहला लेक्चर है वो है प्राचीन भारत का परिचय। प्राचीन भारत का परिचय है, सभी को सही आवाज आ रही है? आकांक्षा देवी 2 दिन से थोड़ा सा हेल्थ खराब थी, इसीलिए थोड़ा सा गायब था मैं, है ना? ठीक है, सभी को सब कुछ दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है दोस्तों, सभी को दिखाई दे रहा है ना? सभी को दिखाई दे रहा है? मुझे पहले कंफर्मेशन दो, ठीक है ना? आगे बात स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत की, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना? सभी लोग जुड़ते जाओ। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में कम से कम हमें 1000 लाइक, 1000 तो बहुत ज्यादा हो गया, 500 लाइक हमें कम से कम चाहिए। और शेयर करते जाओ, क्योंकि जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पता नहीं है कि अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर फ्री में बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ लेक्चर दिए जाते हैं, तो उन तक आप पहुंचाओ, आपका कर्तव्य बनता है ये, ठीक है? प्राचीन भारत का इतिहास है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास की, ठीक है? तो ये जो लेक्चर है वो स्टार्टिंग है अपनी हिस्ट्री की, ठीक है? तो चंचल कुमार शर्मा सर हैं, वो आपको तो मिडिएवल से ऊपर पढ़ा रहे हैं, यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो हमारा 1-2 महीने में पूरा का पूरा हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये नोट्स हैं, वो नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं सेंड करता जाऊंगा रोज, और आपको इसी नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस नोट्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद आपको एक किताब पढ़नी है, समय समय पर मैं आपको एक किताब भी बताता रहूंगा, ठीक है? तो हम बात करते हैं इतिहास क्या होता है, ठीक है?
पहली जो बात है वो परिभाषा से है। इतिहास क्या होता है? तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, यानी कि आज जो हम खड़े हुए हैं, ठीक है, वर्तमान में जो हमारी कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोग जो है अतीत का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा बीता हुआ कल है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारी परिभाषा हो गई इतिहास के बारे में। याद नहीं करना है, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा इतिहास की परिभाषा के बारे में, ठीक है बच्चों नहीं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो एज में कुछ ज्यादा बड़े होते हैं, तो बच्चों कहना सही नहीं है, दोस्तों बोलूंगा, थोड़ी सी हैबिट है, सुधारूंगा मैं उसको, है ना। तो इतिहास की हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि इतिहास में जानकारी के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कैसे हम जो इतिहास के बारे में, यानी कि जो हमारा अतीत है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं। तो जानकारी के स्रोतों की हम बात करते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्य के बारे में तो आप लोग जानते हैं ना सभी। साहित्य के बारे में तो हाँ, प्री और मेंस के हिसाब से मैं करवा रहा हूं, प्री और मेंस के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूं। साथ साथ में लाइक करते जाओ। आज का हमारा टारगेट 500 का है, तोड़ दो सारे के सारे आप रूल, है ना, सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। 500 लाइक चाहिए मुझे, है ना, तब पढ़ाने में मजा आता है। साथ साथ में मैं आपको प्री और मेंस के हिसाब से करवा रहा हूं, साथ साथ में आपको पीडीएफ भी दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी बच्चे नए आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, साथ साथ में लाइक भी करते जाएं। तो हमने जानकारी के स्रोत की बात की, तो दो स्रोत होते हैं इसके, एक तो साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। ध्यान रखना, हम यूपीएससी करने आए हैं तो थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम छोटा बड़ा ऊंचा लंबा नीचा ये सब पढ़ने वाले नहीं है, डिटेल में तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। मैं फ्लो डायग्राम के माध्यम से आपको सही तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत जो होते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो धार्मिक स्रोत होते हैं साहित्यिक, ठीक है, एक होते हैं धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्म की बातें इसमें कही गई होती हैं, ठीक है। धर्म के माध्यम से हम अपने इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, यानी जिसमें कि धर्म की बात नहीं की गई होती है, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। आगे हम इसकी भी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं और कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जो धार्मिक साहित्य हैं। समझ में आया दोस्तों? कुछ समस्या है इसमें? और इसके साथ साथ ये हमने तो बात कर ली साहित्यिक स्रोत के बारे में। अब हम जो बात करने वाले हैं ये पुरातात्विक स्रोत के बारे में है, यानी कि हमारे यहां पर बहुत सारे जो अभिलेख पाए जाते हैं, सिक्के पाए जाते हैं, मन के पाए जाते हैं, हम सब इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो अब सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सभी लोग आते जाओ, जुड़ते जाओ। प्राचीन भारत का इतिहास हमारा स्टार्ट हो गया है। तो हमने बात कर ली थी इतिहास के बारे में। वर्तमान के प्रकाश में हम लोग अतीत का अध्ययन कर रहे थे, इसको हम बोलते हैं इतिहास। इसके हमने इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं हमने उसकी बात की थी। तो ये एक साहित्यिक स्रोत हो गया, एक पुरातात्विक स्रोत हो गया। साहित्यिक स्रोत को भी हमने दो भागों में विभाजित कर लिया, एक हमारा धार्मिक साहित्य हो गया और एक हमारा धर्मनिरपेक्ष साहित्य हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत, सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस स्रोत की हम लोग बात कर रहे हैं, किस स्रोत की? साहित्यिक स्रोत की हम लोग बात कर रहे हैं। डिटेल में हम लोग सब चीज पढ़ने वाले हैं, सब चीज। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताने में थोड़ा सा क्या है, टाइम लग सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था साहित्यिक स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो धार्मिक होते हैं और एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य होते हैं। तो अब इसको भी हमने टेलीग्राम पर, दोस्तों टेलीग्राम की लिंक नीचे दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक नीचे दे रखी है। तो टेलीग्राम पर मैं आपको सारी की सारी जो पीडीएफ है ना, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। देखना, मैं 9 बजे आपको जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 22 साल के जो आईएएस में पूछे गए प्रश्न हैं उसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो उसमें सभी लोग छात्र हैं, सभी दोस्त हैं, आओ बढ़िया हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईएएस के सारे विथ डिटेल के साथ। मैं आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट समझाऊंगा। हम केवल भूगोल के नहीं, हम इतिहास, जो इतिहास, अर्थशास्त्र और जितने भी विषय हैं सबके हम जो 25 साल के पेपर हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। ये है धार्मिक साहित्य। तो सबसे पहले आता है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा आता है बौद्ध साहित्य, तीसरा क्या आता है? जैन साहित्य। ये हमारे हो गए धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बारे में आप लोग सभी जानते हैं ना। और कौन कौन से धर्म होते हैं?
और भी धर्म होते हैं, लेकिन उनके बारे में इतना डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम जो है थोड़ा सा क्या है, इन धर्मों के बारे में ही हम एक बार समझ लेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से आते हैं? वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत और रामायण, ये हमारे हो गए ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा बौद्ध साहित्य के बारे में। त्रिपिटक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दीपवंश के बारे में आपने पढ़ा होगा। महावंश के बारे में आपने पढ़ा होगा। और ये दिव्यावदान है, ये द्वितीयावदान नहीं है, ये दिव्यावदान है। दिव्यवदान, ठीक है ना। ये हमारा हो गया बौद्ध साहित्य के बारे में। इसके बाद हमारा आता है ये जैन साहित्य। कौन सा आता है हमारा? ये आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में कौन कौन से हैं? कल्पसूत्र, परिष्ठ पर्व और भगवती सूत्र। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि हमारे पास जो इतिहास को समझने के स्रोत हैं, उनमें हम साहित्यिक स्रोत की बात कर रहे थे कि साहित्य के माध्यम से हम जो है इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। और इतिहास साहित्यिक स्रोत में भी हम लोगों ने धार्मिक साहित्य की बात की थी, और धार्मिक साहित्य में भी हमने बहुत सारे जो स्रोत हैं, इसके माध्यम से हम अपने इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, ये सब जो है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले थे। ठीक है ना। बौद्ध पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, आपका एक भी चीज छूटने नहीं वाली है, लेकिन वादा करो कि कंटिन्यू तुम्हें रहना है। मैं देखो ऐसा है कि एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे का नहीं पढ़ाता हूं, मैं यूपीएससी लेवल का पढ़ाता हूं, तो थोड़ा सा हार्ड चीजें तो मैं डीप में तो पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। आपको यूपीएससी क्रैक करना है अच्छे से। तो हमने धार्मिक साहित्य की भी बात कर ली थी, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इन सब साहित्यों के माध्यम से हम अपने इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। चलो ठीक है। आगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य, यानी कि जो कि धर्म से निरपेक्ष है, यानी कि धर्म बीच में नहीं आता है। धर्म की परिभाषा आप सभी लोग जानते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि धर्म क्या होता है। हमारे हिंदू धर्म में धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि पूजा पाठ करना हुआ, कर्मकांड करना हुआ। हमारे हिंदू धर्म में धर्म का मतलब होता है अपना दूसरों के प्रति कर्तव्य। अगर आप अपना दूसरों के प्रति कर्तव्य निभा रहे हो तो आप धर्म का पालन कर रहे हो। ठीक है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति है, उसमें धर्म का मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप में हो जाता है। तो ये धार्मिक। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष। कौन कौन से हैं धर्मनिरपेक्ष? कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबने सुना होगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा, गली गली का जो बच्चा है ना, उसको भी मालूम होगा कि भाई कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, है ना। एक भी ऐसा बच्चा है वो मत बोलना कि हमें पता नहीं है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। अब मुझे बताओ, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस ये जो है, ये किस राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश से संबंधित है मुझे बताओ जल्दी से। आज हमारा 100 का टारगेट नहीं है, नया सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ है, तो हमें कम से कम 500 का टारगेट रखना है। 500 का टारगेट। देखो मैं आपके लिए क्वालिटी लेके आता हूं, अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं अच्छी क्वालिटी आपके लिए लेके आऊंगा, रिस्पांस नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है। समझ में आया? आप मुझे बताओ, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस किस राजवंश से संबंधित है? जल्दी, फास्ट। बहुत बढ़िया लूसी परवीन, बहुत बढ़िया। मौर्य वंश। ठीक है। इसमें विशाख दत्त ने मौर्य को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा था। शूद्र। ठीक है। शूद्र वंश की संज्ञा दी थी, और यह प्रश्न भी आ चुका है। चलो इस पे हम जाते नहीं है, हम आगे चलते हैं। ठीक है। इसके बाद बाण भट्ट का हर्ष चरित्र। देखो ये सब चीजें है ना, पूछी गई हैं कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। हर्ष चरित्र किसने लिखा है? बाण भट्ट ने। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है। पतंजलि का महाकाव्य। अब आप सोचोगे भाई कि पतंजलि है, वो तो भाई एक धार्मिक व्यक्ति है, तो ये धर्मनिरपेक्ष में कैसे आ गया? तो आप पढ़ोगे तो ये एक तरह से महाकाव्य है जो धर्म से संबंधित नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। अब हमने बात कर ली कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य के माध्यम से भी हम लोग, इन किताबों के माध्यम से भी हम इतिहास को समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ विदेशी विवरण। कौन कौन से विदेशी आए थे पता है ना आपको? विदेशी कौन कौन से आए थे? मैगस्थनीज आया था। अब मुझे बताओ मैगस्थनीज कहां से आया था?
फायान कहां से आया था मुझे बताओ जल्दी से, फास्ट रिप्लाई करते जाओ, फास्ट रिप्लाई करते जाओ। इसके बाद वैनसांग है ना, वैनसांग थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वैनसांग ऐसे नहीं होता है, वैनसांग ऐसे होता है, ठीक है ना। वैनसांग थोड़ी सी राइटिंग खराब है दोस्तों, तो ध्यान रखना है ना। तो हम लोगों ने बात कर लिया कि हम इतिहास को समझ रहे हैं, इतिहास को हम समझ रहे हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। देखो साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया ना, इतिहास के जानकारी के स्रोत, पहले साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत को भी हमने समझ लिया कि साहित्यिक स्रोत में धार्मिक है, एक धर्मनिरपेक्ष है और एक हमारा विदेशी विवरण भी है। धार्मिक साहित्य में हम लोगों ने बात कर ली ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इनको हम पढ़ेंगे तो हम अनुमान लगाएंगे अतीत के बारे में कि हमारा अतीत कैसा था। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये हमने धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में बात कर ली। अब हमारा विदेशी विवरण है मेगास्थनीज, फायान और वैनसांग। मुझे बताओ कि वैनसांग कहां से आया था, मेगास्थनीज कहां से आया था। यूनानी, बहुत बढ़िया सोनू विश्वकर्मा, साथ साथ में आते जाओ और लाइक करते जाओ, अपना टारगेट है आज। देखो मतलब ही इंसान मत बनो कि आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाए, लाइक भी करते जाओ साथ साथ में, शेयर करते जाओ साथ साथ में, है ना। अपना टारगेट है आज का बहुत बढ़िया बढ़िया। इसके साथ साथ मैंने बात की थी ना कि इतिहास को जानने के और कौन कौन से स्रोत होते हैं। इतिहास देखो, इससे पहले आपने कभी भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, इससे पहले इतना डिटेल में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो एनसीईआरटीज बहुत बोरिंग है ना, इतना समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसा जैसा मैं आपको समझाता जाऊंगा ना, उतना आपको क्या है कॉन्फिडेंस आता जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद आप कोई भी किताब पढ़ोगे, कोई भी एनसीईआरटीज पढ़ोगे, वैसे तो आवश्यकता नहीं है, मैं सारी चीजें आपको कवर करवा दूंगा, लेकिन आप पढ़ना, ठीक है ना, पढ़ना किताबें तो आप। अब हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से। पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आया? तो कौन कौन से होते हैं? अभिलेख, अभिलेख पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, कौन सा अभिलेख कहां मिला था, है ना, किस राजा से संबंधित था, क्या लिखा हुआ था, सिक्के, कौन कौन से शासक ने कौन कौन से सिक्के चलाए थे, मृद भांड, स्मारक भवन, ठीक है ना, बहुत सारे भवन जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, इसके माध्यम से भी हम हिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं। और मूर्तियों के माध्यम से भी हम हिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इतिहास तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो, या फिर जो इतिहास जो लिखा गया है, जो इतिहास हमारे पास आया है बहुत वर्षों के बाद, तो उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धियां तो हो सकती हैं, क्योंकि हम लोगों ने अनुमान लगाया है अभिलेख के माध्यम से, सिक्के के माध्यम से, मृदभांड के माध्यम से, स्मारक भवन के माध्यम से और मूर्तियों के माध्यम से अनुमान लगाया है। इसी के बाद धार्मिक साहित्य हम लोगों ने पढ़े, फिर लगाया हमने अनुमान, और हमने धर्मनिरपेक्ष साहित्य पढ़े और फिर लगाया हमने अनुमान। ठीक है, ये तो हमारे हो गए, बहुत बढ़िया। हाँ, मोहरे भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो साथ साथ में लाइक करते जाओ। आज अपना टारगेट 500 है, 500 देखते हैं 500 हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि सभी दोस्त मेरे रोज आएं और रोज देखें, ठीक है ना, रोज आएं और रोज देखें। रोज ऐसा नहीं हो, देखो ऐसा है कि यूपीएससी में आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आप लोग आते हो। अब आने के बाद आप, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट आते हैं और मतलब बहुत फास्ट चले भी जाते हैं, है ना। कुछ लोग बीच तक टिके रहते हैं, बीच में टिके रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। उसके बाद जो अंत तक टिका रहता है ना, सक्सेस वही होता है। और ऐसे बहुत, मतलब मेरे नाम रटे हुए हैं मुझे नाम, कि जिन्हें मैं जानता हूं कि वो हर लेक्चर में मेरे आए हैं और उनका ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी है वो भी उनका हो चुका है, उनका एथिक्स भी हो चुका है, ठीक है ना। और मैं एंशिएंट हिस्ट्री भी आपको अच्छे से करवाऊंगा। मैंने एक सुधार ये किया है कि मैं आपको नोट्स के माध्यम से पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। मैं इतना इसीलिए लिखता हूं कि जिससे आपके पास नोट्स पहुंच जाएं। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाओगे तो आपको इसी तरह के नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं अपनी जो स्लाइड है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। इतनी मेहनत करता हूं तो यार कम से कम अपना जो आज का टारगेट है वो तो पूरा होना ही चाहिए, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की सीमाएं। सीमाएं कौन कौन सी थी, यानी कि साहित्यिक स्रोत भाई जिसके माध्यम से हमने इतिहास को समझने का प्रयास किया था, तो उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो सीमाएं तो हमें समझनी पड़ेंगी ना। तो पहले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, यह धार्मिक पूर्वाग्रह से युक्त हो सकती हैं, यानी कि
यानी कि कोई हिंदू धर्म है तो कोई हिंदू धर्म की जो सोच है, विचारधारा है, उससे प्रभावित वो धर्म पुस्तक हो सकती है। तो इतिहास सही नहीं होगा, इतिहास सही नहीं होगा, इतिहास एक पक्ष की तरफ मुड़ा हुआ होगा। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म की जो किताबें हैं वो एक तरह से बौद्ध धर्म के लिए झुकी हुई होंगी। इसी तरह से जैन धर्म की किताबें हैं। तो इस तरह से ये जो किताबें हैं, ये जो हम पढ़ रहे थे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये साहित्य कहीं ना कहीं धार्मिक पूर्वाग्रह से संबंधित या फिर जुड़े हुए होंगे। तो सबसे पहली आलोचना ये हो गई। देखो मेरी बात सुनो, यूपीएससी में जो प्रश्न आता है ना, यूपीएससी में प्रश्न ऐसे ही आता है कि आलोचनाएं करो, आलोचनाएं करो, ठीक है। तो आलोचना के दृष्टिकोण से ये जो हमारा है, ये हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। सभी को गुड इवनिंग, आते जाओ, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली, यह धार्मिक पूर्वाग्रह से युक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, इन ग्रंथों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की परंपरा शामिल होती है। यानी कि सॉरी देखो ऐसा है कि इन ग्रंथों में क्या होता है, कभी कभी कुछ बातें होती हैं वो बहुत अतिशोक्ति टाइप की होती हैं। जैसे कोई राजा अपना इतिहास लिखवाएगा तो अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहेगा वो, है ना। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें के मतलब कि राजा हमारे इतने महान थे कि वो 100 किलो का जो वो था, अपनी तलवार थी 100 किलो की, उससे वो आक्रमण किया करते थे। उनकी जो हाइट थी वो 10 फीट हाइट थी और आज तक वो हारे नहीं थे। तो इतिहास हमेशा दोस्तों जो विजेता होता है ना, उसके पक्ष में झुका हुआ होता है, ठीक है। तो इतिहास, ठीक है ना, तो इसमें बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की परंपरा भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दरबारी लेखन की परंपरा अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन पर आधारित होती है। यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि दरबारी जो इतिहास लिखते हैं वो तो सैलरी किससे लेते हैं, राजा से सैलरी लेते हैं। तो इतिहास लेखन जो होगा, तो आप मुझे बताओ इतिहास लेखन जो होगा वो किसके पक्ष में होगा, राजा के पक्ष में होगा ना। तो ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे मौर्य वंश का साहित्यिक स्रोत है, ठीक है, अगर मौर्य वंश का कोई दरबारी होगा तो कभी वो मौर्य वंश का दरबारी मौर्य वंश के बारे में बुरा लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। तो दरबारी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं, तो फिर भी हमें इतिहास है उसकी सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, इनमें तिथि क्रम का अभाव देखने को मिलता है। यानी कि कौन सी घटना कब हुई थी ये तिथि तो हमें देखने को मिलती नहीं है। हम तो क्या है, एक कार्बन विधि है उसके माध्यम से तिथि जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो अभिलेख है वो किस तिथि का है, किस काल का है, ये हम देखने का प्रयास करते हैं। तो तिथि का अभाव देखने को मिलता है, कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी, हम ये तो एक तरह से क्या है, खोज करते हैं, अनुमान लगाते हैं। इसके बाद इन ग्रंथों में परिवर्ती कालीन लेखकों के द्वारा जब पूर्ववर्ती घटनाओं का उल्लेख किया जाता है तो उसमें कुछ बातें छूट जाती हैं और कुछ नई बातें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आज का राजा है, ठीक है, वो राजा मर गया, उसका कुछ इतिहास होगा, ठीक है, फिर नया राजा आएगा, तो नया राजा कुछ बातों को, उस राजा की जो पुराना राजा था उस बातों को वो छोड़ देगा और कुछ नई बातें अपनी उसमें जोड़ देगा। तो भी हमें इतिहास है वो ढंग से हमें समझ में नहीं आ पाएगा। मैं समझता हूं, हाँ, हम एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे। मैं बहुत जल्दी एनसीईआरटी की समरी भी लेके आने वाला हूं, बहुत जल्दी मैं एनसीईआरटी की समरी भी लेके आने वाला हूं। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। टेलीग्राम के लिए कोई पे नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, टेलीग्राम के लिए कोई पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ साथ में 100 का टारगेट हमारा पूरा हो गया है, 500 का टारगेट अपना आधा घंटा और बचा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया ना। देखो ये जो प्रश्न है ना, ये आने की संभावना हो सकती है क्योंकि वो आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए पूछता है हमेशा यूपीएससी। तो ये जो पोर्शन हुआ ना, ये पोर्शन आपका मेंस के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको भूलना मत, आप इसको रट मारना अच्छे से कि जो हमारा साहित्य होता है, जो हमारा इतिहास होता है वो पूर्वाग्रह से युक्त होता है। ग्रंथों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और दरबारी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन भी करते हैं। तिथि क्रम का इसमें अभाव होता है और नया राजा आता है, वो पुराने राजा का जो इतिहास है उसको चेंज कर देता है। तो अब मुझे ये बताओ कि आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो क्या वो सच इतिहास है?
ये प्रश्न है आपके लिए। तो हां या ना में जवाब दो मुझे। ऋषभ दुबे मिला जुला है? अच्छा नहीं है, वही हम बता रहे हैं आपको कि सत्य हमेशा परिवर्तनशील होता है, सत्य हमेशा सत्य नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए आज का जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो वो इतिहास, एक बात हमेशा याद रखना कि इतिहास हमेशा विजेता के पक्ष में झुका हुआ होता है, हमेशा ये याद रखना, ठीक है ना। पाकिस्तान का जो इतिहास होगा वो उसमें वो पाकिस्तान का इतिहास हिंदुस्तान के बारे में बुराई करेगा, पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ होगा। इसी तरह से ईरान का जो इतिहास होगा वो ईरान के पक्ष में झुका हुआ होगा। तो कभी भी आपका जो विचार है उस पर आप समीक्षात्मक आलोचनाएं किया करो कि क्या ये सत्य घटनाएं हैं या फिर नहीं है। चलो ठीक है, हम तो इस बात पर चर्चा नहीं करते हैं कि क्या सही था क्या सही नहीं था, लेकिन आपको कभी भी है ना एक विचारधारा के प्रति रूढ़िवादी नहीं होना है। समझ में आया? मैं चाहता हूं कि आपकी विचारधारा, सभी जो विचारधारा हैं उनका एक संगम हो, अच्छी अच्छी बातों को अच्छी अच्छी विचारधाराओं में से लेकर आओ, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की सीमाएं, एक सीमाएं और बनती हैं, यह साहित्यिक स्रोत की सीमाओं को दूर करते हुए हैं, अतः इनका महत्व ज्यादा है। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन, ठीक है। अब हम विभाजन की बात करते हैं। विभाजन क्या है? अब हम विभाजन की बात करते हैं। विभाजन क्या है? टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन। प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर, है ना। हम जो विभाजन की बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर। लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। किसके आधार पर? लिपि लेखन के आधार पर। मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कल लेक्चर में उपस्थित नहीं होंगे, वो छोड़ देंगे। तो छोड़ने वाले बच्चे कभी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे। जो अंत तक टिका रहेगा यूपीएससी उसी के हाथ में होगा, हमेशा जो अंत तक टिका रहेगा यूपीएससी उसी के हाथ में होगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जब फ्री में कोई चीज मिलती है तो आदमी उसकी इज्जत नहीं करता है, ठीक है ना। अब यही चीज तुम पैसे देके लेते ना तो इसकी बहुत अच्छी इज्जत करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, तो सब घेरे में आ जाते हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन पढ़ रहे थे लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है भाई? एक तो होती है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सी? एक होती है प्राग ऐतिहासिक काल। नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सारा का सारा जो नोट्स है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और साथ साथ में लाइक करते जाओ, है ना। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। हम सबको पढ़ने वाले हैं, सबको हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से मजे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है ऐतिहासिक काल, इसमें आता है बुद्ध काल और महाजनपद काल। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चा नहीं बोलूंगा, बहुत सारे सीनियर लोग हैं वो भी देखते हैं तो बुरा मान जाते हैं वो, है ना। तो बच्चा नहीं बोलूंगा, बच्चा बोलने वाली मेरी आदत थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार लिया है मैंने। इसी प्रकार आप भी गलत आदतें हैं उसको आप सुधारते रहा करो, ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद नीलम यादव, सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो छोड़ना नहीं है कोई भी क्लास, साथ साथ में चलोगे ना, आप साथ साथ में क्लास के चलोगे तो आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा। अगर आप क्लास को मिस करते हो ना तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना मेरी बात को, है ना। तो ये हो गया हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, ये हो गया हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और ये हो गया हमारा ऐतिहासिक काल। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको प्लस कोर्स लेना है तो BS लाइव कोड को हमेशा याद रखना। हम सोचते हैं आपके फायदे के बारे में, ठीक है। आपको 10% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। BS लाइव, भूपेंद्र सिंह दिनकर मेरा नाम है, इस नाम को हमेशा याद रखना, समझ में आया। तो BS लाइव कोड को आप यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें भाई लिपि का विकास ही नहीं हुआ था। प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास ही नहीं हुआ था, मतलब लिखने की कोई कला थी ही नहीं, यानी कि इतिहास
लेखन की कोई सामग्री थी नहीं। जब लिपि आती नहीं थी तो इतिहास कहां से लिखेंगे? ये हो गया हमारे प्राग ऐतिहासिक काल की बात। अब हम बात कर रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये आद्य ऐसे है, आद्य ऐतिहासिक काल, ये ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। इसमें लिपि तो थी किंतु पढ़ी नहीं गई थी, है ना। लिपि तो थी लेकिन आज की जो सभ्यता है, यानी आज जो हम हैं, आज भी हम उस लिपि को पढ़ नहीं सके हैं। तो ऐसी लिपि कौन सी थी? ऐसी लिपि हड़प्पा काल की लिपि थी। कहते हैं कि हड़प्पा काल की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अगर उसके बारे में पढ़ लिया जाए तो बहुत सारी जानकारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें समझ में आ सकती हैं। तो लिपि को पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लिपि ऐसी हैं जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे हड़प्पा काल की लिपि, है ना। ये किस में आती है? आद्य ऐतिहासिक काल में। सेकंड पॉइंट इसका यह है, लिपि तो नहीं किंतु आर्यों ने अपने जीवन का प्रदर्शन ऐसे किया कि परिवर्ती काल के लोग उसे आसानी से समझ सकें, ठीक है ना। मतलब कुछ चीजें, मतलब कुछ घटनाएं आर्य लोगों के द्वारा ऐसी की गई तो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी तक क्या है, याद रखा गया। जैसे महाभारत की घटना हुई, रामायण की घटना हुई, मैं तो जस्ट एज एग्जांपल ले रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लिखी नहीं है, लिखी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रख लिया गया है। तो यह भी बात हो सकती है। पहले हड़प्पा सभ्यता में क्या था? हड़प्पा सभ्यता में था कि हड़प्पा सभ्यता में तो लिपि लिखी ही नहीं गई थी, यानी लिखी तो थी लेकिन पढ़ी नहीं गई थी। और यहां सेकंड में वैदिक काल में लिपि तो नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता में लिपि थी किंतु पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन इसमें लिपि तो नहीं थी, लेकिन जो ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण क्या है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा गया। नेक्स्ट क्या है? इसके बाद क्या है? इसी युग में, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में खाद्य उत्पादक कृषि अर्थव्यवस्था का हो गया शुरुआत। यानी कि हम लोग प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। चावल की खेती हम लोग करते थे, गेहूं की खेती करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इसी काल की हम लोग बात कर रहे हैं, इसी काल में। तो इसके हर पॉइंट पर आपका प्रश्न बनने की संभावना है कि बताओ हड़प्पा काल की जो लिपि थी वो पढ़ी जा सकी थी कि नहीं पढ़ी जा सकी थी। मतलब कहीं से भी कोई सा भी फैक्ट उठाकर वो आपसे प्रश्न बना लेगा यूपीएससी वाला। समझ में आया? तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा आसानी से। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की और महाजनपद काल की, ठीक है ना। ये हमारी अवधि है 600 बीसी, यानी कि 600 ईसा पूर्व। इसमें लिपि लेखन प्रणाली का पूर्ण विकास हो चुका था, ठीक है ना। लिपि लेखन प्रणाली का पूर्ण विकास हो चुका था, यानी कि जो ग्रंथ थे वो लिपिबद्ध हो चुके थे। जो भी बातें थी वो लेखन स्टाइल में क्या है, सेव कर ली जाती थी। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया प्राचीन भारत का इतिहास का विभाजन लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर, ठीक है। हमने प्राग ऐतिहासिक काल की हम लोगों ने बातें कर ली थी, हमने आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर ली थी, और हमने बुद्ध महाजनपद काल की हम लोगों ने बात कर ली थी। एक बात ध्यान रखना, कुछ एस्पिरेंट बोलते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में से और मिडिएवल हिस्ट्री में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं उनकी जो ये भ्रांति है उसको मैं गलत साबित करता हूं। आप 2018, 2017 का और 2016 का आप पेपर देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में वो पूछ ही लेता है। समझ में आया? और बाद में जब अपना लेक्चर पूरे हो जाएंगे, जब हमारी जो हिस्ट्री है पूरी हो जाएगी, उसके बाद में आपको जो महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक हैं उसको मैं समझाने का प्रयास करूं। मतलब उसको मैं आपको बताऊंगा कि इस पर टाइम ज्यादा स्पेंड करो, क्योंकि हमें क्या है, स्मार्ट स्टडी करनी है। समझ में आया? हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। अभी नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आप फिर क्या है, सारे लेक्चरों पर ध्यान नहीं दोगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यूपीएससी हमेशा अपना ट्रेंड चेंज करती रहती है। कभी उसने हिस्ट्री ज्यादा पूछ लिया पोर्शन, कभी उसने इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछ लिया, कभी ज्योग्राफी ज्यादा पूछ लिया, तो कभी पॉलिटी में से क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। तो एस्पिरेंट क्या सोचता है कि नहीं यार, पॉलिटी में से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पॉलिटी पर मैं क्या है, कम ध्यान देता हूं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपको सही सलाह दूंगा, चाय वाली सलाह मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। समझ में आया? हमें रिस्क नहीं लेनी है, सारे सब्जेक्ट को हमें अच्छे से करना है, और उसके बाद जब सारे सब्जेक्ट हमारे अच्छे से हो जाएंगे, उसके बाद हम जो हमारा जो इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। मैंने फिर से बोला है, विशेष ध्यान देंगे उस पर, है ना। इसको तो हम पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। आगे चलें।
आगे चलें। आगे हम लोगों ने बात कर ली ना, इसके बारे में समझ में आ गया। अब हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। हमने लिपि लेखन के आधार पर हम लोगों ने बांट लिया है। अब हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? एक तो पुरापाषाण, सुना है, मध्यपाषाण और इसके बाद नवपाषाण। सुना है कि नहीं सुना है? मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने सुना होगा, अच्छे से सुना होगा। ठीक है, लाइक करते जाओ यार, 500 का टारगेट है। शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। 500 का टारगेट है और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों का विकास हो, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो। समझ में आया? लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको टिका रहना पड़ेगा लास्ट तक। ठीक है, तो हमने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में हमने डिवाइड कर लिया है। इसकी जो अवधि है वो आप देख सकते हो 10,000 बीसी। इसकी जो अवधि है वो 10,000 बीसी से 6,000 बीसी और इसकी जो अवधि है वो 6,000 बीसी से 3,000 बीसी। यानी कि हम देखो बहुत पीछे से चलते हुए हम बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। यानी कि हम एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे, मिडिएवल पर आएंगे, उसके बाद हम आधुनिक भारत पर इसको खत्म कर देंगे और फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी चले जाएंगे। हिस्ट्री के हम मास्टर भी हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि मैं 22-25 साल के पेपर है वो सॉल्व करवाने वाला हूं 9 बजे, तो सभी लोगों को शामिल होना है उसमें। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं पुरापाषाण काल की। तो पुरापाषाण काल की हम बात करते हैं, एक तो निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। यानी कि हमने इसको बांट लिया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और हमने उच्च पुरापाषाण काल है उसमें हमने इसको बांट लिया है। ठीक है ना। अब हम इसकी तो बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके जो स्रोत हैं वो क्या है, बहुत कम मिलते हैं। हम उच्च पुरापाषाण काल की हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। आधुनिक मानव का विकास इसमें हो गया था, यानी कि होमोसेपियंस यानी कि हमारे टाइप के जो इंसान थे जिसमें बुद्धि का विकास होता है और वो अपने दिमाग से काम करता है, उसका विकास हो चुका था। इसको बोलते हैं होमोसेपियंस। चित्रकला का इसमें विकास हो चुका था। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि किस काल में चित्रकला का विकास प्रारंभ हो चुका था, तो आप हमेशा याद रखना कि इसमें चित्रकला का विकास भी हो चुका था। और मानव शिकारी जीवन व्यतीत कर रहा था। क्या? और मानव शिकारी जीवन व्यतीत कर रहा था। 3 विशेषताएं उच्च पुरापाषाण काल में, 3 विशेषताएं हैं। एक तो आधुनिक मानव का विकास हो चुका था, दूसरा चित्रकला का विकास हो चुका था, तीसरा मानव शिकारी जीवन जीना प्रारंभ कर लिया था। ठीक है ना। अब हम मानव विकास क्रम की हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम तीनों की बात कर लेते हैं। सबको पीडीएफ मिलेगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना। देखो मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि सन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो इतना कंफ्यूजन में मत रहा करो, टेंशन मत लिया करो, है ना। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है। तो मानव का विकास हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा हमारा मानव का विकास है हम बात करते हैं। एक तो है ऑस्थेलोपिथेकस, ठीक है ना, ये होता है हमारा आदि मानव। ठीक है, इसके बाद है पिथिकैंथ्रोपस, इसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, इसके बाद आया हमारा निएंडरथल। ठीक है ना। और इसके बाद हमारा एक बीच में और आया था, ये हमें दिख नहीं रहा है, और ये होमोसेपियंस आया था, इसको हम बोलते हैं आधुनिक मानव। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या है, इस प्रकार से हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, मानव का विकास किस तरह से हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं उसको समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल की विशेषताएं क्या होती हैं, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे की ऐसे ही जो है वो आपको याद करना है ना। मेरी क्लास की टाइमिंग है वो देख लो आप। 7 बजे मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो ये मेरी टाइमिंग है और अपना सिलेबस भी पूरा होगा, कोई देखने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, पुरापाषाण काल की हम लोग बात करते हैं। पुरापाषाण काल में मानव का जीवन था वो शिकारी जीवन था। क्या था? शिकारी जीवन था। मनुष्य जो है वो शिकार के ऊपर डिपेंड था, मतलब शिकार कर वो अपना पेट भरा करता था। इसको हम बोलते हैं शिकारी जीवन था। यानी कि इस समय पर
इस समय पर खेती बाड़ी करना स्टार्ट नहीं हुआ था। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं पुरापाषाण काल। क्या बोल रहे हैं? पुरापाषाण काल। हमेशा याद रखना दोस्तों, इसमें शिकारी जीवन था, इसमें हमने खेती बाड़ी करना स्टार्ट नहीं की थी, और करी भी थी तो कुछ कुछ लोग ही खेती बाड़ी करते थे, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन जो अधिकांश मानव जीवन था वो एक तरह से शिकारी जीवन था। इसके साथ साथ पत्थर से उपकरणों का निर्माण होता था, इसमें क्रोड निर्मित करोड़ों की प्रधानता थी। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको भूल जाना है ना। जब भी आप नोट्स लो तो इसको काट देना आप, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। पत्थरों से उपकरण का निर्माण होता था। देखो जिस तरह से आप समझ रहे हो ना, ये लकड़ी का हमारा एक गत्ता टाइप का है, और इसमें हम लोगों ने पत्थर डाल दिया और उससे हम लोग शिकार किया करते थे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम शिकार करना सीख गए थे, और शिकार कर कर उसको खाना हम लोग सीख गए थे। यह है शिकारी जीवन। इसके बाद किस किस का हम लोगों ने निर्माण कर लिया था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी की खोज थी, वो हो चुकी थी। इसके साथ साथ गणासा, खंडक, ये भी है, उसकी खोज हमारी हो चुकी थी। ये भी एक हथियार टाइप का होता है, ये भी मारने के काम आता है। शिकारी जो है वो इसको रखते हैं, और अब भी आपको कुल्हाड़ी है वो देखने को मिल जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं मध्यपाषाण काल की, है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल की व्यवस्था की बात कर लेते हैं कि मध्यपाषाण काल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। हमारा टारगेट मत भूल जाना, टारगेट है हमारा आज का 500 का। शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, समझ में आया? ठीक है, शेयर करते जाओ और लाइक करते जाओ। बहुत मेहनत लगती है आपके लेक्चर को बनाने में, ठीक है। रिस्पांस आपका भी आना चाहिए। टेलीग्राम पे डाउनलोड, टेलीग्राम पर इसको देख लेना, मिल जाएगी। मैं जस्ट अभी कर दूंगा, या फिर 10 बजे के बाद आपको मैं दे दूंगा इसको, तो इसको आप सेव कर लेना, या फिर आप प्रिंट आउट निकालकर इसको क्या नाम से रख लेना अपने पास, और उसको समय समय पर याद रखना। हम मध्यपाषाण काल की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मध्यपाषाण काल की हम लोग बात करेंगे तो मध्यपाषाण काल में शल्क उपकरणों का निर्माण होने लगा था। शल्क उपकरणों का निर्माण होने लगा था। शल्क उपकरण क्या होते हैं मुझे बताओ बच्चों। अरे क्लास तो कंटिन्यू चलेगी, लेकिन आप कंटिन्यू रहोगे कि नहीं रहोगे? बात इस बात की है ना। शल्क उपकरण क्या होते हैं? शल्क यानी कि जो पैने जो हथियार होते हैं उनका निर्माण स्टार्ट हो चुका था। पैने जो हथियार होते हैं जिससे शिकारी शिकार करते हैं और हमारा जो अपना पेट भरते हैं, तो उन शल्क उपकरणों का इस्तेमाल निर्माण होने लगा था। छोटे छोटे जो हथियार हैं, छोटे छोटे हथियार यानी कि पत्थरों को मतलब इतना पैना कर लिया, इतना घिस लिया पत्थरों को, पत्थरों से एक बस मारी, उसके बाद क्या है वो मर जाए। पत्थरों से चाकू जैसे जो हथियार हैं उनका निर्माण कर लिया। पत्थरों से ही सब्जी काटने वाले या फिर जो मांस काटने वाले जो हथियार थे उनका निर्माण कर लिया था। छोटे पाषाण उपकरण बनने लगे। समझ में आया? छोटे छोटे जो पत्थरों से उपकरण बनने लगे, जिससे क्या है एक तरह से हमारा मानव जीवन है वो सफल बन जाए या फिर सरल बन जाए। इस तरह से मध्य पाषाण काल में प्रगति होना स्टार्ट हो गई थी। तो प्रश्न बन जाता है इसमें, इसके ऊपर प्रश्न बन जाता है कि मध्य पाषाण काल में मानव की प्रगति कहां कहां तक हो चुकी थी। इसके बाद हम बात करते हैं, मानव अब मछलियां पकड़ना लगा था, पक्षियों का शिकार करने लगा था। मतलब ये अब जो प्रश्न बनते हैं ना, प्रश्न ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या मानव ने शिकार करना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं कर दिया था। तो मछलियां पकड़ना उसने स्टार्ट कर दिया था और पक्षियों का शिकार भी वो करने लगा था। इसके बाद क्या है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था, यानी कि फेंकने वाले जो हथियार हैं उनका भी विकास होने लगा था। मतलब फेंक कर वो वार किया करते थे अपने शिकार पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार के हथियार का भी निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। किसमें? हमारे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मछली खाना भी स्टार्ट कर दिया था और पक्षियों का शिकार यानी मुर्गा तीतर वगैरह भी खाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, आगे विशेषताओं की बात करें। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का मतलब फेंकने वाले जो हथियार हैं उसका निर्माण कर लिया था। मानव पशु पालन करने लगा था, यानी कि पशु पालने लगा था, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि उस टाइम पर ऐसे कौन कौन से पशु थे, उनका रॉकेट लाइक नहीं, प्रक्षेपास्त्र मतलब फेंकने वाले, मतलब फेंक सकते हैं जिसको, है ना। रॉकेट कहां से यार वो बना सकते हैं ना, रॉकेट टाइप में आप बोल सकते हो प्रक्षेपास्त्र, ठीक है ना। तो मानव पशुपालन करने लगा था। प्रथम साक्ष्य, अच्छा मुझे यह बताओ कि पशुपालन में कौन कौन से जो पशु थे उनका उसने
कौन कौन से पशु थे उनका पालन करना स्टार्ट कर दिया था, मुझे बताओ जरा, कोई बताएगा मुझे? किसकी नॉलेज है, किसकी नॉलेज अच्छी है, जरा सा मुझे बताओ। किसकी नॉलेज अच्छी है मुझे बताओ दोस्तों। नुकीले हथियार, हाँ हाँ, भाला, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं। अच्छा, कुत्ता और बैल, इसके अलावा चलो ठीक है, नॉलेज है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। क्या? बकरी, गाय, कुत्ता, काऊ, बहुत बढ़िया। बेकक क्या होता है ये लक्ष्मण देवासी, बेकक क्या होता है? घोड़ा, बैल, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे ना, हम बैठे हैं बताने के लिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पता नहीं है तो हम बैठे हैं ना बताने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो बस मेरे साथ साथ कोशिश किया करो, कोशिश करोगे तभी क्या है, सिलेक्शन होगा, वरना कोशिश नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो। प्रयास नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और प्रथम साक्ष्य जो मिलते हैं, पूरा मध्य पाषाण काल के जो प्रथम साक्ष्य, देखो ये जो है इसको अंडरलाइन कर लेना, और मैं इसको जो देता हूं वो 5 स्टार देता हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रथम साक्ष्य बागोर राजस्थान से मिलता है, किसका? मध्य पाषाण काल का। इसी काल में मानवीय आक्रमण युद्ध की शुरुआत हुई, और प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के सराय नाहर में से मिलते हैं, ठीक है ना। इसी काल में मानव युद्ध करना स्टार्ट कर दिया था। अब युद्ध क्यों होता है आप सभी को मालूम है कि शक्ति का वर्चस्व, यानी उस टाइम पर शिकार करना स्टार्ट हो गया था, है ना। और एक तरह से शिकार के माध्यम से, और उनके पास हथियार भी थे। हथियार होंगे तो क्या है, लड़ाइयां वो करेंगे। लड़ाइयां तो स्टार्ट हो जाती है ना, जब सभ्यता का विकास होता है तो जानवरों में भी लड़ाइयां होती हैं। तो इस टाइम पर युद्ध का साक्ष्य मिलते हैं, युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि बड़े बड़े जो हथियार थे, पत्थरों से बने जो हथियार थे, उनको क्या नाम से उनके वैसे हथियार क्या है देखने को मिले हैं। इससे साबित होता है कि उस टाइम पर युद्ध का विकास हो चुका था। तो ये साक्ष्य कहां मिलते हैं? ये उत्तर प्रदेश के सराय नाहर से मिलते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में युद्ध के साक्ष्य किस क्षेत्र से मिलते हैं। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको उसी ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना है। समझ में आया? ठीक है। अरे छोड़ दो, अब कुत्ता बिल्ली छोड़ दो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा टाइम हो गया है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है ना। हमारा टाइम हो गया है। आगे का जो लेक्चर है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे बताओ कि सभी को समझ में आया, सभी को अच्छा फील हुआ? ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। मेरी एक शर्त है कि आप लोग थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करना अच्छे से, और आपको क्या नाम से प्लस कोर्स में और भी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। प्लस कोर्स में आप जब भी ज्वाइन करो तो BS लाइव कोड को आप यूज कर लो, BS लाइव कोड को, ठीक है ना। मैं भी प्लस कोर्स में आपको पढ़ाता हूं। प्लस कोर्स में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। प्लस कोर्स में आपको काफी फायदेमंद चीजें मिल जाएंगी, है ना। और प्लस कोर्स को ज्वाइन आप करो तो BS लाइव कोड को आप हमेशा यूज करना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 1 अक्टूबर के बाद जो है आपका जो फीस है वो बढ़ने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि प्लस कोर्स आप ज्वाइन करो। प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, एक के आपके बहुत सारे डाउट होंगे तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव एक सिलेबस है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी उसी में हो जाएगा, है ना। अगर आप सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया। हमारा टारगेट था 500 का, तो 500 हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन हम जो पहले हमारा टारगेट था यानी कि 100 का जो हमारा टारगेट था उसको तो हम पार कर चुके हैं और हम 150 तक पहुंच चुके हैं। तो मैं यही समझाना चाहता हूं आपको कि टारगेट आप बड़ा रखोगे तो छोटी मोटी चीजें तो आपको वैसे ही हासिल हो जाएंगी, है ना। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर की समाप्ति करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को गुड नाइट। मैं फिर से मिलता हूं 9 बजे के टाइम पर फिर से मिलते हैं, है ना। 25 साल के पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, 25 साल के, समझ में आया। 25 साल के IAS के पूरे पेपर सॉल्व करेंगे, वो भी डिटेल के साथ सॉल्व करने वाले हैं, समझ में आया। तो ध्यान रखना, UPSC के पेपर आपने सॉल्व कर लिए, इसका मतलब आप UPSC को समझ चुके हो, ठीक है। तो 9 बजे आना बिल्कुल भी मत भूलना। 9 बजे फिर से मिलते हैं, और सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं मैं करवाऊंगा उसको सॉल्व, 25 साल के, है ना। धन्यवाद आप सभी का।